गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी बच्चों का जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, दोपहर के 12 बज चुके हैं और हमारी सामाजिक विज्ञान की क्लास जिसमें हम आपको मैपिंग पढ़ा रहे हैं प्रारंभ हो चुकी है। आज की क्लास के माध्यम से हम यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में देखने वाले हैं। क्या क्या बातें हो सकती हैं महत्वपूर्ण, उन सभी बातों पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, इस समय जो हमारी सीरीज है मैपिंग वाली सीरीज प्रारंभ हो चुकी है और मैपिंग में भी हम आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया और यूरोप महाद्वीप तक पहुंच चुके हैं। और आज हम यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुछ प्रमुख बातों को देखने वाले हैं। जल्दी से आप लोग सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर हम अपनी जो क्लास है उसको प्रारंभ करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है ये वाली जो सीरीज है मैपिंग वाली, जिसमें आपको बहुत ही रोचक रोचक बातें पता लग रही हैं, काफी अच्छे तरीके से आप लोग पसंद कर रहे हो। शिवांगी जी गुड आफ्टरनून सर, मनोज कुमार चौरसिया गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को, गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे आ जाइए, वीडियो को लाइक करते रहिए, सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह दोस्त वगैरह हैं उनको भी पता लगे कि हमारी जो मैपिंग की कक्षाएं हैं वो प्रारंभ हो चुकी हैं। जल्दी से आ जाइए। काजल तिवारी गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। आईपीएस सर प्रणाम, प्रणाम बेटा प्रणाम। जल्दी से आ जाइए। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून सर जी। विनय कुमार विश्वकर्मा, हाँ बेटा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। पीयूष वर्मा सर कोटि कोटि प्रणाम, प्रणाम बेटा प्रणाम, सभी बच्चों को प्रणाम। जल्दी से आप लोग सभी लोग आ जाइए, वीडियो को लाइक करते रहिए। और हमने जो आपसे कहा था कि हर एक बच्चा 3 बच्चों को जोड़ने का काम करेगा ताकि हमारी टीम मोटिवेट रहेगी, और टीम मोटिवेट रहेगी तो हम मोटिवेट रहेंगे, और हम मोटिवेट रहेंगे तो आप मोटिवेट रहोगे। इसलिए सभी बच्चे आ जाइए। रमेश भिंड गुड आफ्टरनून सर। दीपिका पंडित गुड आफ्टरनून बेटा, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। चलिए प्रारंभ करते हैं आज अपनी क्लास की और देखते हैं आज हम अपनी क्लास में क्या देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, 2 महाद्वीप और बचे हुए हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप हमको नहीं पढ़ना क्योंकि वहां पर सामान्य तरीके से जीवन नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ के चलते हैं। न्यूटन यादव राधे राधे सर, राधे राधे बेटा। देखिए, जैसा कि आपको पता है, अब तक हम एशिया महाद्वीप, किसके बारे में, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में पता कर चुके हैं। जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं या प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में हम जान चुके हैं। 5वें नंबर पर अंटार्कटिका आता है। इसको नहीं पढ़ना हमें क्योंकि ये इस पर सामान्य जनजीवन नहीं है, तो आप समझ सकते हो इसकी क्या विशेषता होंगी। 6वें नंबर पर है आपका यूरोप, जो आज पढ़ेंगे, और 7वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे यूरोप के बारे में। बेशक आपको यूरोप छोटा सा दिखाई दे रहा होगा अन्य महाद्वीप की तुलना में, बेशक यूरोप आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा अन्य महाद्वीप की तुलना में, लेकिन ये सभी महाद्वीपों में सबसे ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली महाद्वीप है। कह सकते हैं सबसे ज्यादा पैसे वाला और सबसे ज्यादा विकसित महाद्वीप अगर कोई है तो वो आपका यूरोप महाद्वीप है। सभी महाद्वीप में, यानी कि 7 के 7 महाद्वीप हैं, उन सभी महाद्वीप में जो यूरोप महाद्वीप है सबसे समृद्ध, समृद्ध मतलब अच्छा पैसा वाला, सब कुछ इसके पास है, और विकसित, सबसे ज्यादा कंट्री विकसित यहीं पर आपको देखने को मिलेंगी। जय हिंद सर, जय हिंद बेटा, बिल्कुल जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद। चलिए यूरोप के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। क्या है यूरोप का मैप? जैसे कि आपको पता होगा, हमने आपको बताया था यूरोप यहां पर एशिया से किससे अलग होता है, यूरोप एशिया से किससे अलग होता है, यूराल पर्वतमाला से। और अगर इधर अफ्रीका महाद्वीप की बात करोगे नीचे, तो हमने बताया था आपको जिब्राल्टर जल संधि है जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करने का काम करती है। ये 2 बातें हम आपको बता चुके हैं। तो ये यूरोप का मैप है, पॉलिटिकल मैप है। इसमें हम बहुत सारी चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। ये रसिया है, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, रसिया अपने आप को कहां मानता है, रसिया अपने आप को मानता है यूरोप में। कहां मानता है, यूरोप में। और हमने आपको यह भी बताया था एशिया की 2 कंट्री ऐसी हैं, एशिया की 2 कंट्री ऐसी हैं जो यूरोप में भी पड़ती हैं और एशिया में भी पड़ती हैं। यानी कि टर्की यहां पर दिखाई दे रहा है आपका, ये टर्की, देखिए ये छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका यूरोप में पड़ता है। ऐसे ही यहां पर रूस है, यानी 2 देश पृथ्वी पर ऐसे हैं जो 2 महाद्वीप में फैले हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए
ठीक, चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम देखेंगे, देखिए यूरोप, यूरोप महाद्वीप को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप जानते हो? प्रायद्वीप शब्द को मैं बता चुका हूं आपको, प्रायद्वीप शब्द को मैं बता चुका हूं। ऐसा स्थलखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसको प्रायद्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो हमारा यूरोप महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप है, इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। किसका महाद्वीप? प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। पहली बात ये आप नोट कर लीजिएगा, मैप देखिए आप लोग, क्या देखिए? मैप देखिए। यूरोप के अधिकतर जो जगह है वो तीन ओर से कहीं ना कहीं पानी से घिरी हुई है, यानी कि इसमें प्रायद्वीप ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि यूरोप महाद्वीप है, उसको हम प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। ठीक, ये आपको बात पता होनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया था शब्द प्रायद्वीप क्या होता है। ठीक, यूरोप की ये विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है यूरोप महाद्वीप की? दूसरी विशेषता लिखिएगा आप लोग, समझिएगा। दूसरी विशेषता है समृद्ध, समृद्ध एवं शक्तिशाली। समृद्ध एवं शक्तिशाली। समृद्ध का मतलब है इसके पास सब कुछ है। समृद्ध एवं शक्तिशाली महाद्वीप भी आप यूरोप को बोलते हो। क्यों बोलते हो? यहाँ पर बहुत अच्छे प्रकार के उद्योग धंधे, शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था या बहुत सारी व्यवस्था है जो यहाँ पर अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएंगी। आपको भी पता है सारी, जैसे कि फ्रांस की क्रांति या औद्योगिक क्रांति वगैरह यूरोप में हुई थी, आपको पता होगा। नेपोलियन वगैरह सब ये लोग यूरोप के ही थे। और जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं आपके, जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, चाहे साइंस में हो, चाहे हमारे दर्शन शास्त्र के दर्शन शास्त्री रहे हो, राजनीतिक वैज्ञानिक रहे हो, वो सभी ना कहीं यूरोप से संबंध था उनका। तो यूरोप शुरू से ही समृद्ध था, आज भी सबसे ज्यादा समृद्ध है। सर यूरोप में कंट्री कौन कौन सी पड़ती है, जरा इसके बारे में बता दीजिए। यूरोप में कंट्री कौन कौन सी पड़ती हैं, इसके बारे में बताने का प्रयास हम करते हैं। आइए, आप लोग सुनते रहते हो यूरोपीय कंट्री के बारे में, लेकिन आपको पता नहीं रहता। चलिए सबसे पहले यहां से प्रारंभ करते हैं। ये है बेटा आपका यूके। क्या है आपका? यूके। सर ये क्या? वही इंग्लैंड वगैरह, यानी कि जिसके हम लोग गुलाम थे। इंग्लैंड कहां है यूरोप में? बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। ये यूरोप का हिस्सा, यूरोप से हटके है थोड़ा। ये है आपका इंग्लैंड या यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये है आपका इधर, बिल्कुल बिल्कुल यहां पर है। यूरोप ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल अलग हटके है। आप देखिए, ये आयरलैंड है बेटा। क्रिकेट मैच देखते हो तो आपको पता होगा, आयरलैंड के बारे में आप लोग जानते होंगे। क्रिकेट टीम है आयरलैंड की, आपको पता होगा। उसके बाद देखिए, ये है आपका फ्रांस। ये है आपका फ्रांस। ये वही कंट्री है जो किसी जमाने में अपने प्रभुत्व स्थापित किया था, यूरोप में तहलका मचा दिया था। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा। पता है उस समय फ्रांस और इंग्लैंड में लड़ाई होती रहती थी, इसलिए कि यूरोप का सरदार मैं हूं, कि यूरोप का सरदार मैं हूं। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में काफी झगड़ा हुआ करता था। हाँ, हमारे भारत के लोग इतने पीछे क्यों हैं, बताएंगे हम। भारत के लोग इतने पीछे क्यों हैं, जब भारत को पढ़ाएंगे। तो ये क्या है आपका? फ्रांस है। यहाँ पर 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, आपको पता होगा ये बात। ठीक, उसके नीचे देखोगे तो ये स्पेन है। ये क्या है बेटा? स्पेन है। उसके नीचे देखोगे तो ये स्पेन है यहाँ पर। और ये थोड़ा पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये है पुर्तगाल। ये है पुर्तगाल, ये है पुर्तगाल। जहां वहां का कौन निवासी था, बताइए कमेंट करके। पुर्तगाल का निवासी कौन था? पुर्तगाल का निवासी कौन था जो भारत में आया था लगभग 500-600 साल पहले? बताइए जल्दी से। सर ब्रिटेन कहाँ है बेटा? ब्रिटेन ये रहा ब्रिटेन। ये पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको, ब्रिटेन है ये। मिटा दूं मैं? ये रहा ब्रिटेन। ये जो मैंने मिटाया है ये है ब्रिटेन। ठीक, ये ब्रिटेन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये फ्रांस है, उसके नीचे स्पेन है, और स्पेन के पश्चिम में क्या पड़ता है? पुर्तगाल। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम बेटा, प्रणाम। बताइए पुर्तगाल का कौन आया था भारत?
पुर्तगाल का कौन व्यक्ति भारत आया था? प्रणाम। अरे नेपोलियन कहाँ आया? नेपोलियन कहाँ से आ गया? पुर्तगाल का थोड़ी था नेपोलियन। प्रणाम बेटा प्रणाम। बताइए पुर्तगाल का कौन व्यक्ति भारत में आया था? और बहुत ही फेमस व्यक्ति है वो, हम अपने इतिहास में भी पढ़ते हैं उसको, सब कुछ पढ़ते हैं उसके बारे में। हाँ, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल। देख लीजिए पुर्तगाल कहाँ पर पड़ता है? बिल्कुल समुद्र के पास, अटलांटिक महासागर के बिल्कुल पास। ये रहा आपका पुर्तगाल। तो बच्चों आप एक चीज बताइए, पुर्तगाल ने भारत की खोज की थी कि भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी? पुर्तगाल ने भारत की खोज वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी कि भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी? देखिए जो इतिहासकार हैं बड़ा ही खराब प्रवृत्ति के लोग हैं। पता है क्यों खराब प्रवृत्ति के लोग हैं? मैं बताऊंगा। जो इतिहास है वो पश्चिमी देशों के लोगों ने लिखा है। पश्चिमी देश मतलब यूरोप देश के, अमेरिका देश के इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को लिखा है, तो कहीं ना कहीं उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप लोग इतिहास में पढ़ते हो कि सर भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। ये आपने पढ़ा होगा, अमूमन सुना भी होगा लोगों के मुंह से। अरे बेटा, भारत की खोज नहीं की गई। भारत का तो अता पता ही नहीं है कब इसका जन्म हुआ, कब क्या हुआ। खोज का मतलब समझते हो आप लोग? खोज का मतलब इससे पहले उसे कोई न जानता हो। भारत की खोज नहीं की गई, भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी वास्को डी गामा ने। 1498 में भारत के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी, न कि भारत की खोज। भारत तो 1498 से पहले भी था। आप देखिए बताइए, चंद्रगुप्त वगैरह या बहुत सारे ये साम्राज्य हुआ इनका, मौर्य साम्राज्य या आपका गुप्त साम्राज्य या आपका वैदिक सभ्यता वगैरह बहुत पहले भी थी, तो उसकी खोज क्या करेगा ये पुर्तगाल का निवासी? हाँ, वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ते की खोज की थी। जरा मैप में मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। चलिए, कौन सा समुद्री रास्ता है? यहां है आपका क्या? ये अभी हमने दिखाया पुर्तगाल। यहां है आपका क्या? पुर्तगाल। ठीक है सर, पुर्तगाल है। तो अब हम आगे क्या करते हैं? पहले जो ब्रिटेन के लोग थे वो ऐसे करके व्यापार करते थे भारत के साथ, मतलब भारत के साथ नहीं, एशिया के साथ ऐसे करके। यहां पर टर्की वगैरह देश ने, यहां पर टर्की वगैरह देश ने यूरोपीय व्यापारियों को लूटना मारना प्रारंभ कर दिया। तो ब्रिटेन के सॉरी यूरोप के जो देश थे वो यहां से व्यापार करना उन्होंने बंद कर दिया। अब उन्होंने नए नए रास्ते की खोज करने का प्रारंभ किया। तो जो यहाँ पर पुर्तगाल है, यहाँ का निवासी था एक वास्को डी गामा। अब वो भारत की खोज करने के लिए आ रहा है, मतलब भारत को देखने के लिए आ रहा है कि भारत के लिए कहां होके जा सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से आया था। ये अटलांटिक महासागर है, आपको भी पता है। ऐसे, ये ऐसे, ये पहुंचा था आपका क्या? वास्को डी गामा। अब इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा कि देखिए ये जो रास्ता है समुद्र का, ये रास्ता भारत का रास्ता है, अर्थात भारत के लिए जाने के लिए समुद्री रास्ता है ये। हाँ, समुद्री मनीष यादव नमस्ते। समुद्री रास्ते की खोज की गई वास्को डी गामा के द्वारा, ना कि भारत की खोज की गई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इतिहास में कितनी गलतियां हैं जरा सुनिए। जैसे कि आपको पता होगा, एक एक प्रश्न होता है। कौन सा प्रश्न होता है सर? भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? यह प्रश्न बनता है इतिहास में। भारत का मैकियावली, देखना जरा क्या भ्रम है इस क्वेश्चन के पीछे। भारत का मैकियावली, इतिहासकारों ने तुलना की है भारत का मैकियावली की चाणक्य से। भारत का मैकियावली किसको कहते हैं? चाणक्य को। अब ये एक चीज बताइए, ये मैकियावली है जो, ये लगभग ये 500 से 600 साल पुराना है। मैकियावली ज्यादा पुराना नहीं है, 500 से 600 साल पुराना। लेकिन चाणक्य के बारे में देखोगे, चाणक्य तो भैया ईसा पूर्व से पहले के व्यक्ति हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने के, लगभग 2000 साल से भी पुराने। तो अब एक चीज बताइए, चाणक्य पहले हुए या मैकियावली का जन्म पहले हुआ? चाणक्य पहले हुए या मैकियावली का जन्म पहले हुआ? तो आप कहोगे सर चाणक्य। तो हमें ऐसा बोलना चाहिए ना कि यूरोप का चाणक्य कौन है, तब हम बोलेंगे कि मैकियावली। ये कौन सी बात हुई कि भारत का मैकियावली कौन है? मैकियावली पहले आया या चाणक्य पहले आए? सर चाणक्य पहले आए। तो हमें तुलना ऐसे करनी चाहिए ब्रिटेन यूरोप के देशों के साथ कि यूरोप का चाणक्य किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो वहां पर यह आंसर होगा कि मैकियावली। अगर इतिहासकार इस तरीके से लिखते तो इसको सही माना जाता, लेकिन इतिहासकारों ने क्या कर दिया कि भारत का मैकियावली कौन है,
क्या मतलब है भाई इससे? मैकियावेली चाणक्य से ज्यादा महान थोड़ी था। क्यों? चाणक्य तो भैया 2000 साल पहले ही सब कुछ लिख के चले गए। जो मैकियावेली 500-600 साल पहले लिख रहा है उन बातों को, चाणक्य ने वो 2000 साल पहले ही उन बातों को लिख के समझा दिया। तो चाणक्य की तुलना होनी चाहिए मैकियावेली से, ना कि मैकियावेली की तुलना चाणक्य से यहां पर की जाती है। इतिहासकार हैं, अपने देश के लोगों का भला करने के लिए, अपने देश के लोगों का नाम ऊंचा करने के लिए। अब यहां पर एक बात पता लगती है हमें, मैकियावेली थोड़ा ज्यादा ऊंचा कर दिया है चाणक्य से। अगर भारतीय इतिहास लिखते, भारत के लोग इतिहास लिखते, तो वो इसी बात को लिखते कि यूरोप का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। हाँ, चाणक्य मैकियावेली बेटा एक व्यक्ति है, मैकियावेली एक व्यक्ति है। जैसे चाणक्य ने हमारे अर्थशास्त्र की रचना की थी। किस पुस्तक की रचना की थी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये समझ लेना, ये अर्थ से मतलब नहीं है, धन से मतलब नहीं होता, इसका नाम है जैसे अर्थशास्त्र। आज का जो अर्थशास्त्र है और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, वो अलग अलग है। इन्होंने राजनीति व्यवस्था के ऊपर लिखा है चाणक्य ने। वही बात मैकियावेली ने द प्रिंस, इनकी एक पुस्तक है, उसमें इन्होंने लिखी है। मतलब जो बातें चाणक्य 2000 साल पहले से कर रहे हैं, वो मैकियावेली ने 500-600 साल पहले बता दी, तो कौन सी नई बात कर दी? तो महान ज्यादा कौन हुआ? चाणक्य महान हुए। जो व्यक्ति 2000 साल ज्यादा पहले कोई बात बता के चला गया और उसी बात को कोई व्यक्ति 500-600 साल पहले बताए, तो क्या मतलब है? कोई नई बात तो है नहीं। तो हमें कहना चाहिए कि यूरोप का चाणक्य किसे कहा जाता है, तब ये होगा मैकियावेली, ना कि भारत का मैकियावेली चाणक्य को। लेकिन इतिहास है, इतिहास कुछ भी लिख गए इतिहासकार, उसको पढ़ना पड़ता है। हाँ बेटा, चाणक्य भारत के थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, वो चाणक्य ने ही बनाया था। एक बहुत विद्वान किस्म के व्यक्ति थे ये। आज तक मैंने इतना विद्वान किस्म का व्यक्ति नहीं, मतलब देखा तो नहीं है, लेकिन इतना पढ़ा है मैंने इनके बारे में कि इनसे ज्यादा विद्वान मुझे कोई नहीं लगता। तो सर अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं? इनकी पुस्तक का नाम है बेटा अर्थशास्त्र। इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र इसलिए। तो जो वास्को डी गामा था, उसने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी, न कि भारत की खोज। तो वास्को डी गामा कहां का था? पुर्तगाल का। सर ये रहा बिल्कुल अटलांटिक महासागर के बगल में। ये स्पेन है, ये फ्रांस है। चलिए सर, ये क्या है? ये जर्मनी है। ओ हो। आप याद कीजिए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का समय, जर्मनी का प्रभुत्व था उस समय। जर्मनी के चर्चे हुआ करते थे पूरे यूरोप में। हिटलर को याद कीजिए, यानी कि वह समय याद कीजिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में आपने सुना होगा, खासकर सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, हिटलर के बारे में। और इसके पास में ही पड़ता है पोलैंड। पोलैंड बिल्कुल जर्मनी के पास में ही पड़ता है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो जर्मनी ने पता है क्या किया? जर्मनी ने सबसे पहले पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया, क्योंकि जर्मनी को लगा यही छोटा सा है, यही कमजोर है, इसके ऊपर ही आक्रमण कर देते हैं। तो पोलैंड कहां पर है? पोलैंड सर बिल्कुल जर्मनी के बगल में है। चलिए, और कौन कौन से मुख्य देश हैं? इटली, ये रहा आपका इटली, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इटली, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इटली, ये इटली का है सब कुछ। इटली देश के बारे में आप लोग जानते हो, इटली देश के बारे में आप लोग जानते हो, यूरोप का जैसे भारत की स्थिति है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसे ही यूरोप में भारतीय देश किसको कहा जाता है? इटली को। यानी कि इटली की तुलना भारत से की जाती है, इसलिए बोला जाता है यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? तो ये इटली को कहा जाता है। किसको? इटली को। यहां पर अंगूर बहुत ज्यादा होते हैं, अंगूर बहुत ज्यादा होते हैं। सर काश हम चाणक्य जैसे ज्ञानी बन पाते। भाई मेहनत कीजिए, बन सकते हो, कोई चीज असंभव थोड़ी है इस दुनिया में। तानाशाही हिटलर, हाँ वही हिटलर आ गया याद। अरे हिटलर बहुत खतरनाक व्यक्ति था। उसने यहूदियों को, आज का जो इजराइल है ना, इजराइल देश यहूदियों का देश है, उसने यहूदियों को मरवा दिया था, एकदम खुलेआम मरवा दिया था कि जितने भी जर्मनी में यहूदी हैं उनको मार डालिए, कटवा दिया था इसने, हिटलर ने। ठीक, तो ये आपका क्या है? पोलैंड है, ये इटली है, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है। ये देश आप कम सुनते होंगे, इनके बारे में आप लोग ज्यादा सुनते हो। जैसे कि इटली के बारे में ज्यादा सुन लिया, स्पेन के बारे में ज्यादा सुन लिया, पुर्तगाल के बारे में, फ्रांस के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, जर्मनी के बारे में, इनके बारे में आप लोग ज्यादा सुनते हो। ये आपका हंगरी हो गया,
ये ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। ये रोमानिया हो गया आपका, ये सर्बिया हो गया आपका, सर्बिया, ये रहा सर्बिया। तो बहुत है यहाँ पर देश, आप देख सकते हो। ये टर्की हो गया, टर्की का थोड़ा बहुत हिस्सा यूरोप में पड़ता है और थोड़ा बहुत हिस्सा पड़ता है आपका एशिया में। ये यूक्रेन हो गया, यूक्रेन देश, इनके नाम आप कम सुनते हो मुझे पता है, ये मेन मेन देश हैं जिनके नाम आप लोग ज्यादा सुनते हो। ठीक, बताइए यहां तक कोई दिक्कत? हिटलर वाला इटली, अरे हिटलर इटली का नहीं था, जर्मनी का था। जर्मनी का था बेटा, जर्मनी का। हिटलर जर्मनी का था, इटली का नहीं था। तो ये थोड़ा बहुत हमने आइडिया ले लिया इसके बारे में। सबसे धनी महाद्वीप है बेटा ये, सबसे ज्यादा पैसे वाला, सबसे धनी, सबसे धनी महाद्वीप है ये, ध्यान रखना। सर ऐसे हम भी देशवासियों को मरवाने की कोशिश करेंगे जब आईपीएस बनूंगा। राम प्रवीण मिश्रा बेटा, इतना आसान नहीं है। उस जमाने की बात छोड़िए, 70-80 साल पहले की बात थी। आज के जमाने की बात दूसरी है। आज के जमाने में तो अगर किसी को थप्पड़ भी ना मार दोगे आप लोग आईपीएस बन के, तो उसका भी जवाब मीडिया में देना पड़ेगा, तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा तुम्हें। इजराइल कहाँ पड़ता है बेटा? इजराइल एशिया में पड़ता है। इजराइल देखो, ये दिख रहा है आपको, यहाँ मैप कटा हुआ है क्योंकि ये यूरोप का, एशिया में पड़ता है इजराइल। अभी आपने कुछ दिन पहले विवाद सुना होगा इजराइल और फिलिस्तीन का। ठीक, चलिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आइडिया आ गया होगा। चलिए, और कुछ प्रमुख बातें हैं। यहाँ पर एक देश पड़ता है स्विट्जरलैंड, यहाँ पर एक देश पड़ता है स्विट्जरलैंड। वो घड़ियों के लिए फेमस है। अगर आपको सबसे महंगी घड़ी, जैसे कहते हैं ना कोई चीज किसी के लिए फेमस होती है, तो स्विट्जरलैंड जाइए आप लोग, वहां पर आपको विश्व की सबसे महंगी घड़ियां देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि वो देश घड़ियों के लिए फेमस है। हाँ, कोई छू भी नहीं सकता। ठीक, उसके बाद इटली अंगूर के लिए फेमस है। और इंग्लैंड और फ्रांस को तो आप लोग जानते ही हो, ये तो बड़ा ताकतवर देश है। खासकर इंग्लैंड, इंग्लैंड ने तो पूरी पृथ्वी के सभी लगभग 50 से 60% देशों को गुलाम बना लिया था। देखिए ये है ओनली, ये देखिए, बताओ इतना सा है और सबको गुलाम बना के रखा था। किसने? इंग्लैंड ने, यूके ने। देशद्रोही, हाँ देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा अगर आपने किसी को थप्पड़ लगाया तो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। स्विट्जरलैंड जाना है सर बेटा, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। पढ़ लिख के नौकरी वोकरी ले लो, उसके बाद जाना आप लोग वहां। चलिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ये थोड़ा सा छोटा सा है, देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया देश भी है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है। कहाँ है ऑस्ट्रेलिया? ये रहा। कहाँ है? ये रहा ऑस्ट्रेलिया का मैप है। देखिए, इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम देखने को मिलती है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको बारिश कम देखने को मिलेगी। आप यदि क्रिकेट देखते होंगे तो यहाँ पर कुछ जगह हैं, जैसे कि एडिलेड हो गया, मेलबर्न वगैरह हो गया, यहाँ पर ये जगह पड़ती हैं जो यहाँ पर क्रिकेट होते रहते हैं। ये देखिए, ये मैप है। यहाँ थोड़ी बहुत वर्षा होती है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम से। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम से एक पर्वत श्रेणी है, जैसे कि हिमालय है भारत में, ऐसे ही यहाँ पर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो जब बारिश होती है तो यहाँ टकराती है और इसके आसपास होती है। अगर आप ऐसे जाओगे, इसके पश्चिम में जाओगे, तो यहाँ पर बारिश नहीं मिलेगी आपको, बहुत कम बारिश देखने को मिलेगी। इसलिए यहाँ पर थोड़ा मरुस्थलीय इलाका है। कौन सा? मरुस्थलीय इलाका। यस सर, क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही देख लीजिए, ये मैप ही ऐसा है। सर मैं देशद्रोही नहीं हूं। अच्छा, किसने बोला तुम देशद्रोही हो? हमने तो कहा नहीं।
पानी की बात नहीं बेटा, यहाँ वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं होती इस वाले इलाके में, वर्षा कम होती है, जैसे अपना राजस्थान वगैरह है ना, ऐसे ही है यहाँ पर। ठीक, चलिए। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये ऑस्ट्रेलिया है, यही के भैया बड़े बड़े क्रिकेटर रिक्की पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, ये वही ऑस्ट्रेलिया टीम है जिसने लगभग लगभग बहुत सालों तक क्रिकेट पर राज किया है। एक ऐसी टीम जो किसी भी दूसरी टीम को जीतने नहीं देती थी। जैसे कि आपको पता होगा 2003 का वर्ल्ड कप, 2007 का वर्ल्ड कप, भाई साहब ये टीम बहुत खतरनाक टीम थी। अब तो ऐसी हो गई है कोई भी टीम हरा देती है इसको। तो ज्यादा इसमें खासियत है नहीं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर ज्यादा बड़ी बात है नहीं, यहाँ बस इतना याद रखना, यहाँ पर एक पर्वतमाला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ध्यान रखना। शुभम गुप्ता, मुकेश सर कैसे हैं बेटा? ठीक ही होंगे, मेरे पास नहीं रहते वो, लेकिन मुझे उम्मीद है सही होंगे वो। तो आज के जो ये जो हमारी क्लास है इसमें ज्यादा कुछ खास बातचीत होने वाली नहीं है। हाँ, आप लोग हमें ये बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है इन क्लासों में? बताइए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? सर, इस महाद्वीप की उत्पत्ति कब हुई थी? अच्छा, आपको महाद्वीपीय उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ना है? माय गॉड, ये तो बड़ा खतरनाक खतरनाक टॉपिक लेके आए हो तुम मेरे पास। मत पढ़ो बेटा उनको, पगला जाओगे। महाद्वीपों की उत्पत्ति का सिद्धांत बेटा उसे बोला जाता है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कि इस पृथ्वी पर महाद्वीप कैसे आए, किस तरीके से उनका निर्माण हुआ, किस तरीके से वो महाद्वीप एक दूसरे से अलग जा रहे हैं। विभू सचान टाइम टेबल बता दीजिए। 12 बजे है बेटा दोपहर को हमारी क्लास। अंग्रेजी क्लास भी आएगी बेटा, कुछ नहीं है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कक्षा 11 में है, कक्षा 11 के भूगोल में है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये एक सिद्धांत है जो महाद्वीपों के बारे में बताता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो किसने दिया था? वैगनर ने, एक व्यक्ति है वैगनर, वैगनर ने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन। उसमें बताया था कि जो पृथ्वी है, पहले 7 महाद्वीप एक ही भूखंड का हिस्सा हुआ करते थे और इसके आस पड़ोस में पानी भरा हुआ था जिसको पैंथालासा बोला गया। क्या बोला गया? पैंथालासा। बेटा अभी जो मैपिंग वाली क्लास है वो 9 10 सबके लिए कंबाइंड है। अभी तो हम भारत का भूगोल भी, भारत के भूगोल में हम मैपिंग भी पढ़ेंगे, भारत की मैपिंग भी तो बची है। तो बेटा ये बहुत बड़ा टॉपिक है। वो तो सर प्लेट है जिनके खिसकने से दूर जा रहा है बेटा, वो होती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, वो सिद्धांत अलग है, ये सिद्धांत अलग है। वो प्लेटों के बारे में है जिसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से, अर्थात हिंदी में बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये सिद्धांत और वो सिद्धांत अलग अलग हैं। ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये वैगनर ने दिया था और ये महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में है। देखिए कैसे है, जरा इसको समझिए। जो वैगनर साहब थे उन्होंने बताया कि आज की डेट में आप जितने भी महाद्वीप देखते हो ना, ये जितने भी महाद्वीप हैं, ये सभी महाद्वीप पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था। सभी क्या था? एक ही स्थल खंड था। ये सभी क्या थे? एक ही स्थल खंड के रूप में थे। ये पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप मिले हुए हैं। ये सभी क्या है? 7 महाद्वीप है, अलग अलग नहीं थे, ये एक ही महाद्वीप है, 7 महाद्वीप का एक ही महाद्वीप, जिसको बोला था वैगनर ने पेंजिया। क्या नाम दिया इसको वैगनर ने? पेंजिया। और इसके पास में पानी था,
इसके पास में समुद्र था, बहुत बड़ा समुद्र। क्या था? बहुत बड़ा समुद्र, जिसको नाम दिया गया पैंथालासा। पैंथालासा, पैंथालासा नाम दिया गया। इस पैंजिया में जब विखंडन हुआ, पैंजिया में विखंडन हुआ, तो उस विखंडन के फलस्वरूप बहुत ही सारी चीजें हुई। बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी समझाएंगे। सर हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ, वैसे ही हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। बताएंगे महाविस्फोट सिद्धांत, यानी कि उसको इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटनीय सिद्धांत। ये क्या बताता है सर? ये थ्योरी क्या बताती है? ये ब्रह्मांड के जन्म के बारे में बताती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये थ्योरी उसके बारे में बताती है। साथ ही साथ सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये भी इसी थ्योरी के माध्यम से समझाया जा सकता है। अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये भी इसी माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। सर इसका विभाजन कब हुआ था? करोड़ों साल पहले इसका विभाजन हुआ था, बहुत करोड़ों वर्ष पहले। हाँ, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटनीय सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं। वैसे अक्सर इंग्लिश में ही याद कर लो, आसान रहता है। हिंदी के कुछ वर्ड कठिन कठिन होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज है भूगोल में। सर ये कौन सी थ्योरी है, हम नहीं जानते। अरे बहुत कठिन कठिन थ्योरी है, लेकिन हम जिस दिन पढ़ाएंगे ना आपको, एकदम हलवा बना के समझा देंगे। सर आपने मुझे गलत मत समझो। अरे आईपीएस मैं क्यों गलत समझूंगा यार तुम्हें, मैंने क्या बोल दिया तुमसे? तो बहुत सारी चीजें हैं हमारी पृथ्वी से संबंधित, हालांकि वो चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। नाइन जैसे आप लोग इनके बारे में पूछ रहे हो ना, ये सभी थ्योरियों के बारे में, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सर ये कौन सी थ्योरी है, हम नहीं जानते। बता देंगे। अरे कुछ नहीं है, बहुत सरल है। क्या सरल है, जरा इसको देखिए, समझाता हूं ये क्या है। समझिए बिग बैंग थ्योरी क्या है, बहुत सरल है, आप भी समझ जाओगे। बिग बैंग थ्योरी समझिए ये क्या है, बहुत इजी है। कहोगे सर इतना? हाँ बेटा इतना। बिग बैंग थ्योरी क्या है? इसका प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंतियर ने। जॉर्ज लेमेंतियर ने, लेमेंतियर, ये वैज्ञानिक थे, भूगोल के ज्ञाता थे, जॉर्ज लेमेंतियर। इन्होंने दिया था बिग बैंग थ्योरी को। क्या है बिग बैंग थ्योरी, समझिए जरा। ये हमारी थ्योरी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मांड मतलब ये जो भी कुछ हम सब देख रहे हैं, जो भी हमारे देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, सब कुछ ब्रह्मांड है। तो जॉर्ज लेमेंतियर साहब ने क्या बताया कि देखिए भाई साहब, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड पहले एक बिंदु पर टिका हुआ था। ये सब कुछ मटर के दाने के समान था। ये पूरा ब्रह्मांड, क्या ये पूरा ब्रह्मांड पहले मटर के दाने के समान हुआ करता था, बहुत साल पहले। कितनी साल पहले? बहुत साल पहले, करोड़ों वर्ष पहले। अब ये नहीं जानना कितने करोड़ों वर्ष पहले, समझा देता हूं। दिख नहीं रहा है सर? दिख तो रहा है बेटा। हाँ, तो उन्होंने बताया था कि मटर का दाना है, इसके बराबर एक पिंड हुआ करता था, जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसी पर केंद्रित था। फिर सर आगे क्या हुआ? इतना छोटा मटर का दाना और इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे उत्पत्ति हो गई। आपने पढ़ा है ना कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है। सर क्या है, जरा समझिए इसको, थोड़ा बहुत समझा देता हूं, फिर कभी समझाएंगे। तो बेटा क्या हुआ, इस मटर के दाने के समान इस पिंड में क्या हुआ? विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट। अब कहोगे सर विस्फोट क्यों हुआ, ऐसा क्या था? बेटा इसका घनत्व और इस पर जो दाब और इसका जो तापमान बहुत ज्यादा था। क्या था? बहुत ज्यादा था। गुरुत्वाकर्षण बल भी इसका, अब मान के चलिए इतना बड़ा ब्रह्मांड किसी एक बिंदु पर है, तो उसका घनत्व बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा घनत्व। तो जब इसमें विस्फोट होता है, उसको बोलते हैं महाविस्फोटीय सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। फिर बताया गया ये मटर का दाना पहले इतना था,
फिर इसमें विस्फोट हुआ, धीमे धीमे फिर और विस्फोट हुआ, धीमे धीमे इस ब्रह्मांड की रचना होते गई। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, काफी समय लगेगा समझाने में। वो दाना कहां से आया था? कहीं से नहीं, वो पहले से ही मौजूद था। इसको नाम दिया गया एकक। जो मटर का दाना था इसको बोला गया एकक। ये बहुत बड़ी बातें हैं बेटा, उच्च क्लास के लेवल की बातें हैं जो आईएएस आईपीएस में आपको पढ़ाई जाती है जब तैयारी करोगे। सर अर्थ मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है? अब तो तुम ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम समझा देंगे किसी दिन, किसी एक दिन हम आपको समझा देंगे। ठीक, चिंता मत कीजिए। अब एक ही दिन सब कुछ सीख जाएंगे तो काफी दिक्कत होगी, जल्दी भूल जाएंगे। इसलिए धीमे धीमे चीजों को सीखेंगे ताकि ज्यादा दिनों तक हम लोग याद रख पाए। आप तो एक ही दिन में सब चीज सीखने की कोशिश करते हो। ठीक बेटा, तो मेरे ख्याल से आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कल आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक आप अपना ख्याल रखिए। अब हम भारत की मैपिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगली क्लासों में भारत की मैपिंग के बारे में हम आपको बताएंगे, जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। ठीक बच्चों, अब हम मिलेंगे आपसे कल ठीक 12 बजे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।